Welcome to Level Up CLAT PG. My name is Shaurya. So today I'll be dealing a very important topic, that is how to choose your LLM specialization. See, जब हम LLM की बात करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री से थोड़ा सा अलग होता है, मतलब थोड़ा सा क्या, काफ़ी अलग होता है. लाइक अंडर ग्रेजुएट डिग्री में आपके पास लाइक गिने चुने ऑप्शन रहते हैं. इफ आई टॉक अबाउट अंडर ग्रेजुएट डिग्री, तो आपके पास कुछ ऑप्शन रहते हैं जो मैं आपको समझाता हूँ. हालांकि क्लैट पीजी का वो प्लेटफॉर्म है, पर फिर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन रहते हैं. आपके पास BA LLB रहता है, BA रहेगा, BBA रहता है, BCom रहता है, GNLU वगैरह में BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, उसके साथ आपका BSc भी रहता है, स्पेशली लाइक NLIU में और NUJS में. अब आपने समझ लिया कि इसमें तो ये रहता है. तो अब आप अपनी अंडर ग्रेड की बेसिकली एक स्ट्रीम चुनते हो कि यार किस वजह से. मैंने BA से किया है, कई मेरे दोस्त हैं जिन्होंने BBA से किया है, एक मेरा फ्रेंड है इसने BSc से किया है, BSW BCom लोगों में भी नहीं जानता, बट ऐसे लोग हैं और करियर प्रोस्पेक्ट सब में अलग होते हैं. पर आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम लोग कवर करेंगे, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस इन दिस वेरी वीडियो इज स्पेशलाइजेशन. LLM ऐसा नहीं होता. LLM जो होता है, इट्स अ मास्टर्स डिग्री. ये रिसर्च स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ये रिसर्च में आगे जाने के लिए होता है. LLM जब होता है तो उसमें आपको एक स्पेशलाइजेशन चुननी पड़ती है. जैसे आपके अंडर ग्रेड कोर्स में अच्छे एनएलयूज में ऑलमोस्ट सारे एनएलयूज में आपको अच्छे एनएलयूज में मिलती है एक ऑप्शन ऑनर्स चुनने की, ऑनर्स सब्जेक्ट चुनने की. आप थर्ड ईयर के बाद फोर्थ ईयर से अपना ऑनर्स चुनते हो. जैसे मैं कॉर्पोरेट ऑनर्स हूँ, कोई कॉन्स्टी ऑनर्स से हो सकता है, कोई क्रिमिनल से हो सकता है, कोई IPR से हो सकता है. आप उसमें भी अपना आगे कंटिन्यू कर सकते हो स्पेशलाइजेशन LLM का, या तो आप चेंज भी कर सकते हो. तो ठीक है, उस पर हम अच्छे से बात करेंगे कैसे चुनना है, क्या फैक्टर्स होने चाहिए स्पेशलाइजेशन LLM में होते हैं. पर चलो, इस पर बात करने से पहले मैं आज एक बात कर लेता हूँ. लाइक आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इट्स 22 जनवरी. तो आज जब मैं सुबह उठा तो क्लैट PG की, क्लैट की बेसिकली सेकेंड लिस्ट आ गई थी. तो मैंने एक वीडियो से पहले बनाया नो योर कॉलेज, तब ये लिस्ट नहीं आई थी. आज जब मैंने लिस्ट देखी तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी उस लिस्ट में, जब मैंने हर एनएलयू का कट ऑफ चेक किया, जो अच्छे एनएलयू है स्पेसिफिकली, कि यार जो 3 ईयर रूल आया है जुडिशरी वाला, उसका इम्पैक्ट अब दिख रहा है 2025 में. नहीं, इट्स प्रिटी एविडेंट नाउ कि उसका इम्पैक्ट दिख रहा है. जो कट ऑफ जो होते हैं मोस्टली, जो फर्स्ट लिस्ट से सेकेंड लिस्ट होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जंप करता है. और इस बार जो सेकेंड लिस्ट आई है, कट ऑफ ऑलमोस्ट वही है जो फर्स्ट लिस्ट में था. जैसे मैं NLSIU की बात करूं तो जो 87 पे एंड हुई थी अनरिजर्व के लिए, वो 88 पे ही है, एक ही बढ़ा है. नालसार में भी जो 3-4 बढ़ा है स्पॉट, लाइक 10-12 रैंक बढ़ी होंगी 3-4 सीट्स पे, वो भी विमेन रिजर्वेशन है उसमें, हॉरिजॉन्टल. जनरल के लिए कुछ भी नहीं बढ़ा है आपका. उसके अलावा हम और बात करें तो मेजर जितने भी अच्छे कॉलेज हैं, चाहे आप NLIU ले लो, RML ले लो, HNLU ले लो, आपका क्या नाम है इसका, NLUJ ले लो, आप WBNUJS ले लो, आप GNLU ले लो, ठीक है. जितने भी अच्छे कॉलेज और अच्छे कॉलेज, लाइक आप CNLU ले लो, आप RGNUL ले लो, ये जो हैं जो टियर 2 के अच्छे कॉलेज हैं, इस सब में कॉलेजेस में आपको कहीं पे भी बहुत बढ़ते हुए नहीं दिखेगी रैंक. और मेरे हिसाब से अब जो आने वाली 3 लिस्ट हैं उसमें बढ़ने भी नहीं वाली कुछ खास, क्योंकि यार सबसे जो मेजर जंप होता है वो इन्हीं 2 लिस्ट में होता है. हाँ, होप देने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि यार देखो, हो सकता है किसी आगे जाके लोगों का PSU में हो जाए या उनका LLM कहाँ करने का मन करे, पर यार देखो ये सब फॉल्स होप है. ग्लिमर ऑफ होप मुझे आपको नहीं देना. आई वांट टू बी वेरी रियल विद यू. मैं हमेशा बोलता हूँ उस चैनल पे, देखो यार, एक से दूसरी लिस्ट में जब इतना नहीं बढ़ा है, तो आगे लिस्ट में किस बेस पे बढ़ जाएगा. PSU में किसी का सिलेक्शन होना होगा तो भाई बहुत कम वैकेंसी होती है, 20-25 लोग हटेंगे, और जो हटेंगे वो एनलेस नालसार वाले होंगे, और कोई तो होंगे नहीं. तो मेरे हिसाब से कोई बहुत नहीं चेंज होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल एक हम रैंडम एनएलयू की बात करते हैं, जैसे RML है, या RML के अलावा HNLU है. अगर HNLU 600 पे क्लोज हुआ है तो 650 पहुंच जाएगा एंड ऑफ लिस्ट तक, ठीक है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं रैंक नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर RML 300 पे क्लोज हुआ है तो 320 पहुंच जाएगा. अगर पहुंचना हुआ तो, ये सब मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ एस्टिमेट में. जब सेकंड लिस्ट में इतना नहीं बढ़ा है, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिस्ट में किस वजह से बढ़ जाएगा, आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि बढ़ जाएगा, ठीक है. तो इस चीज़ को मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये सब बताने का पीछे मेरा मकसद क्या था. यार मकसद बहुत सिंपल था, समझो क्या मकसद था. मकसद मेरा ये था कि अब हमको समझना पड़ेगा कि भाई जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने रैंक्स बताई थी कॉलेज की, उससे कहीं बेटर रैंक्स की अब रिक्वायरमेंट है फॉर ऑल इंडिया जनरल कैंडिडेट्स. मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, मैं ऑल इंडिया जनरल की बात कर रहा हूँ. आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपके लिए थोड़ा बहुत चीज़ें बदल भी सकती हैं, आपको उसके लिस्ट को अच्छे से देखना पड़ेगा अपनी कैटेगरी के लिए. पर अगर मैं ऑल इंडिया जनरल की बात करूँ, भैया अब आपके लिए कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत टफ है, समझ लो, बहुत टफ. और वो क्यों है बहुत टफ, क्योंकि जब इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रही है लिस्ट, तो आपको अब रैंक जो है आपकी जो रिक्वायर्ड थी वो करीब 300 से 400 की रेंज में आ जा रही है. अगर आपको एक टियर 1 कॉलेज चाहिए, टियर 1.5 चाहिए, तो भाई 550 से 700 की रेंज. और बिलीव मी, अगर आप इस मिसकंसेप्शन में हो कि ये रैंक लाना तो बहुत आसान है, भाई इस साल 18,000 लोगों ने करीब पेपर दिया था,
ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, शायद मेरे हिसाब से इतना ही दिया था, जो कि पिछले साल से 6,000 ज़्यादा था। ठीक है, और ऐसे करके कंपटीशन बढ़ ही रहा है। क्या पता अगले साल तुम्हारा 22,000 लोग पेपर दें। ठीक है, और उसमें टॉप 700 में होना, अगर तुमको लगा, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल इम्पॉसिबल, बिल्कुल होगा, सब कोई हो सकते हो, बहुत लोग हो सकते हो अगर पढ़ो, पर कोई जोक नहीं है कि आप सोचो कि मैं आराम से पढ़ूंगा और आ जाऊंगा और एकदम केक वॉक है, आराम से मन का एनएलयू मिल जाएगा। नहीं भाई, अब चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो गई हैं, थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। अब जो तुमको इम्पैक्ट दिखना था उस 3 ईयर जजमेंट का, वो इस साल दिख रहा है। ये मैंने ऑफ द टॉपिक थोड़ी बात की है, वो इसलिए कि मुझे लगा ये ज़रूरी है आपको बताना कि भैया थोड़ा सचेत हो जाओ, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दो, बिकॉज बिना पढ़ाई के ये सब नहीं हो रहा। जो ये सोच रहे हो कि मैं आऊँगा 500 रैंक ले आऊँगा ऐसे बिना पढ़े, तो भाई नहीं होने वाला। वो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, चलो अब बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने हमेशा से आपको बोल ही रहा हूँ मैं इस पर, कि वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी। हम एक ग्रुप बनाया है हमने, ये क्या कहते हैं, लेवल आपका क्लैट पीजी ग्रुप, जिस पे आपको डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, अपडेट्स मिलेंगे, एज वेल एज जो ऐसे वीडियोस आते हैं, और जो हम लोग और भी कंटेंट फ्री आपके लिए लेके आएंगे, चाहे वो मॉक्स हो, चाहे फिर वो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो कंपाइल्ड किया हुआ, आपको सबका सब इस ग्रुप पे मिलेगा। सो प्लीज ज्वाइन दिस कम्युनिटी, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करिए एंड अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। चलो अब आ जाते हैं हम लोग थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक है क्या? हमारा टॉपिक है कि हम स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करेंगे, अ स्ट्रेटेजिक गाइड फॉर क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स चूजिंग द राइट एलएलएम स्पेशलाइजेशन। क्योंकि यार तुम लोग को लगेगा कि यार स्पेशलाइजेशन से क्या ही फर्क पड़ता है। मैं सच्ची बताऊं तो शायद अगर तुम अकेडमी में जाना चाहो तो बहुत मेजर फर्क ना भी पड़ता हो, बिल्कुल भाई सच्ची बताऊं तो नहीं शायद पड़ता होगा। बट तुम ऐसे सोचो, क्या तुम उस एलएलएम को एक साल, क्योंकि भाई एक साल का कोर्स है, एक साल का एलएलएम, हाँ इस पर भी तुम्हारा बात है कि एक साल का एलएलएम को बहुत सारे दुश्मन एक साल के एलएलएम के, ऑलरेडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोल रही है कि इसको खत्म कर देना चाहिए और 2 साल का 3 साल का एलएलएम होना चाहिए। पर हाँ, एक साल का एलएलएम अभी एनएलयूज में मोस्टली ऑफर करते हैं और कॉलेज और ऑफर करते हैं। एलएलएम जो एक साल का होता है ऑलरेडी बहुत ही रिगरस और इंटेंसिव कोर्स है। तो इन माई ओपिनियन सब्जेक्ट ऐसा चुनो जो तुमको लगता है यार कि मैं पढ़ पाऊंगा एक साल, क्योंकि तुमको उस पर डिसर्टेशन भी लिखना होगा, तुमको रिसर्च भी करनी होगी, और ऐसा सब्जेक्ट चुन लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो कि यार मुझे एक बेटर एनएलयू मिल जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम हो डीएस एनएलयू में और तुम देखते हो कि यार तुमको वैकेंसी में आरजी एनुअल मिल जा रहा है, ठीक है, तो तुम काफ़ी बड़ा जंप मार रहे हो। पर तुम देखते हो तुम्हें जो यहाँ स्पेशलाइजेशन तुम्हें मन की मिल गई है और यहाँ तुम्हें वो नहीं मिल रही है, वो ऑलरेडी भर चुकी है। तुमको बताया था मैंने कि यार एक लिमिट होती है, हर मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी नो योर कॉलेज में, मैंने इसमें सब कुछ बहुत क्लियरली बताया था कि एक लिमिट होती है। अगर वो लिमिट आपकी पूरी होती है तो फिर आपका स्पेशलाइजेशन वो भरता भी और स्टार्ट भी होता है। अगर वो लिमिट पूरी नहीं होती स्पेशलाइजेशन स्टार्ट ही नहीं किया जाता। तो अगर वहाँ पे वो भर गया तुम्हें कोई और तो भाई जस्ट बिकॉज फॉर द नेम सेक ऑफ कॉलेज, मतलब मैं ऐसे ओपिनियन का हूँ, आप कुछ और भी सोच सकते हो, आप एक अच्छे कहते हैं स्पेशलाइजेशन को ना छोड़िए, क्योंकि स्पेशलाइजेशन एट दी एंड आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन कॉलेज का नाम। आप स्पेशलाइजेशन देखिए, वहाँ की फैकल्टीज देखिए, अगर वो आपको ज़्यादा अच्छा मतलब रिसर्च करना सिखा रहे हैं, आपको ज़्यादा मजा आ रहा है उस एलएलएम करने में, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, आप ज़्यादा अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देख रहे हैं उसके अंदर, तो आप उसको ना छोड़िए जस्ट बिकॉज आपको कॉलेज बेटर मिल रहा है। ये मेरा ओपिनियन है। आप इससे इत्तेफाक भी रख सकते हो, इख्तिलाफ भी रख सकते हो, ये आप पर है, पर मेरा यही ओपिनियन है। अब आप इसमें मैं आपको और भी चीज़ समझाऊंगा क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन आप चूज़ करेंगे स्पेशलाइजेशन अपनी, बट ये मैंने सोचा पहले आपको बता दूं, तो भाई बता दिया मैंने। बाकी अब हम लोग अच्छे से देखेंगे कि क्या वो चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग माइंड में रखते हैं स्पेशलाइजेशन चुनते हुए, ठीक है। क्योंकि तुमको भाई फिर ये मन में रखना कि स्पेशलाइजेशन जो चुनोगे उसी से आगे पीएचडी भी करनी होगी, और अगर तुम अकेडमिया में जाते हो तुम समझ लो अपने करियर के आगे वाले 30-35 साल तुमको उसी को पढ़ाना है, मतलब तुम उसी की अथॉरिटी बनोगे। तुम समझ लो तुम 30 साल उसमें रह पाओगे। फॉर एग्जांपल आप डीएसएनएलयू में हो, आपको मन है कॉन्स्टी का एलएलएम करने का, फर्स्ट मैं ये नहीं बता रहा हूँ वहाँ पे ऐसी स्पेशलाइजेशन है कि नहीं, वो मैंने अलग से वीडियो बनाया नो कॉलेज में देखना। अब मान लो वहाँ पे जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आप चुनते हैं, एरिया चुनते हैं, वो मान लो कॉन्स्टी में आपको करना है। अब कॉन्स्टी में आपको वहाँ मिल गया, फिर आपने देखा आपको वैकेंसी इसमें आरजी एनुअल मिल गया है, तो आप तुरंत बैग वैग उठा के चलिए वाइजैक टू पटियाला। अब पटियाला जा रहे हो, आपको वहाँ मालूम पड़ता है कि यार तुम्हारे जो मतलब का एरिया है वो तो यहाँ भर चुका है पहले से ही। अब तुमको लोग दे रहे हैं फिनटेक लॉ, फर्ज कर रहा हूँ मैं, सब कुछ फर्ज कर रहा हूँ, जो रियल है डाटा वो मैंने नो योर कॉलेज में दिया है। अगेन बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उस पर सारी पीपीटीज और वीडियोस के अपडेट आते रहेंगे। तो वो जब मैंने बताया है तो आप उसमें जाके चेक करिएगा। तो हाँ वैसे मैं बता रहा हूँ, आपको वहाँ गया आपको फिनटेक लॉ मिल रहा है। अब यार आपने चूज़ कर लिया कि यार कॉलेज का नाम अच्छा है, ले लेता हूँ। मान लो कल को तुमको फिनटेक लॉ में फिर जब आगे जाना हुआ, एक पीएचडी करनी हुई, पढ़ाना हुआ, तुमको फिनटेक लॉ पसंद ही नहीं है, तुमने बस नाम के लिए कॉलेज के ले लिया। ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा भाई? जो पढ़ते हो जो पढ़ाते हो तुम खुद पसंद नहीं है, ऐसा काम करो। जैसे मैं बताऊँ मुझे क्रिमिनल लॉ नहीं पसंद है, तो मैं क्यों ऐसा काम करूं कि मैं ऐसी सब्जेक्ट चुनूं जो क्रिमिनल लॉ को फोकस करती हो। पढ़ता हूं मैं क्रिमिनल लॉ, पर मुझे कोई पूछे क्या तुमको पढ़ना पसंद है, क्या तुम उसको पढ़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। मुझे कॉन्स्टी पसंद है, मुझे और भी सारे सब्जेक्ट्स जैसे आपका समझ लीजिए मुझे सीपीसी पसंद है,
मुझे इनफैक्ट कॉमर्शियल लॉ भी अच्छे लगते हैं, पर मुझे क्रिमिनल लॉ नहीं अच्छा लगता। हाँ बट मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, और अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई गलत तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। बट हाँ, मैं अपनी पर्सनल बताऊँ, मुझे उसको पढ़ना पसंद नहीं है। बट अब मैं उसका स्पेशलाइजेशन चुन लूंगा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि आगे जाके मुझे फिर उसको पीएचडी में भी अपनी करना पड़ेगा, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पीएचडी थोड़ा ईजी कोर्स, बहुत मेहनत लगती है। तो भाई ये सब चीज़ें माइंड में रख के चुनना। अब मैं तुमको एक एक सारे फैक्टर समझाऊंगा। चलो भाई, पहली चीज़ तो भाई पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, ठीक है। अपने दिमाग में तुम क्या रखोगे जब तुम स्पेशलाइजेशन चुन रहे होगे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन चुनते समय तुम क्या अपने दिमाग में रखोगे, हर एक चीज़ समझ में आएगी तुमको अभी। देखो यार, पहली चीज़ कि तुम्हारा पर्पस क्या है एलएलएम करने का, तुम क्या करना चाहते हो एलएलएम के बाद। भाई तुम ऐसा, जैसे तुमको मैंने बताया भी था वीडियोज़ में, अगेन मैं बोलूँ ग्रुप ज्वाइन करो, तुम्हारे वीडियोज़ के अंदर आते रहते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था अच्छे से कि वाई यू शुड गो फॉर क्लैट पीजी। तो मैंने आपको करियर ऑप्शन ही बताए थे। करियर ऑप्शन क्या था कि भाई मान लो तुमको फर्म में जाना है, ठीक है, मान लो तुमको रिसर्च में जाना है, या फिर मान लो तुमको अकेडमिया में जाना है, तुमको प्रोफेसर बनना है। ये तीनों के यार पर्पस जो है, ये तीनों बहुत ही डिस्टिंक्ट हैं। अगर हम लोग वेन डायग्राम बना के देखें तो ये दोनों ऐसे हैं, ठीक है। इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। एक और वेन डायग्राम बना लो, क्योंकि भाई लिटिगेशन भी तो होता है। मान लो तुमको लिटिगेशन करना है, तुम एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यही बताया था कि किस को इन लोगों में है, क्या एक्सपेक्टेशन इन लोगों को रखने चाहिए, और किन लोगों को जाना चाहिए एलएलएम करने के लिए। तो यार 4 अलग मैंने वेन डायग्राम बनाए, बहुत अलग हैं। थोड़ा बहुत शायद वो लोग कहीं ओवरलैप करें आपस में, पर मुझे नहीं लगता इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं ज़्यादा। सब लोग बहुत अलग फील्ड है। तो अब तुमको अपना पर्पस देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लॉ फर्म में जाना है, तो लॉ फर्म ज़्यादातर कॉर्पोरेट लॉ से प्रैक्टिस करती हैं, तो आप कॉर्पोरेट लॉ का एलएलएम करोगे। अब अगर मान लो किसी को लिटिगेशन में जाना है, लिटिगेशन अगर मान लो उसको क्रिमिनल लॉ से लिटिगेशन करना है, तो वो क्रिमिनल लॉ में अपना एलएलएम करेगा, ठीक है। वो क्यों चुनेगा कोई और लॉ। किसी को रिसर्च में जाना है, मान लो उसको रिसर्च करना पसंद है आईपीआर में, तो आईपीआर में अपना एलएलएम करेगा। उसको रिसर्च करना पसंद है इन हेल्थ लॉ, तो वो हेल्थ लॉ में अपना एलएलएम करेगा। अगर उसको मान लो एकेडमिया में जाना है, तो फिर वो सोचो कि भाई तुम आगे जाके जो आने वाले साल हैं तुम्हारे, क्या तुम वो सब्जेक्ट पढ़ा पाओगे, क्या तुम अपने आप उस सब्जेक्ट की अथॉरिटी बना पाओगे। ये भी सोचो। मान लो तुम सब्जेक्ट को पढ़ाने चल दिए और तुमको खुद भी वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तुम खुद भी बहुत भुगत भुगत के पढ़ रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा पाओगे। सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाओ जो फिर जो ऐसा मतलब चुनो जो तुमको लगता है कि यार मैं खुशी खुशी पढ़ पाऊंगा और बहुत ज़्यादा वैल्यू किसी की लाइफ में ऐड कर पाऊंगा उसको पढ़ा के, ठीक है। तो ये चीज़ अपना पर्पस जो है उसे कभी मत भूलना। उसके बाद जो मैंने ये चीज़ लिखी है भाई, 1 ईयर का बहुत इंटेंसिव फॉर्मेट होता है। तुम जितने भी एलएलएम देखो कोई भी ऐसे 1 ईयर एलएलएम जो होता है वो रिगरस ही होता है। कुछ कॉलेज एक्सेप्शन है, वो मैंने नो ईयर कॉलेज में बताया है, आप देख लीजिएगा वीडियो को प्लीज़। तो बाकी मैंने उस कॉलेज में हर कॉलेज जितने भी इंपॉर्टेंट है सबको मैंने बहुत अच्छे से डील किया उसके अंदर। 1 ईयर इंटेंसिव फॉर्मेट की वजह से आपको ये भी सोचना पड़ेगा आपको कहाँ पे करना है। वैसे जो 1 ईयर एलएलएम होता है नॉर्मल एलएलएम से थोड़ा सा अलग होता है। अब 2 ईयर एलएलएम जो है वो 3 ईयर एलएलएम भी होते हैं। डीयू जाइए आपको मालूम पड़ेगा सेंटर कैंपस लॉ सेंटर में। तो 2 ईयर 3 ईयर एलएलएम होते हैं, पर उसमें उतना इंटेंसिव फॉर्मेट। 1 ईयर इज अ वेरी इंटेंसिव फॉर्मेट। आप जहाँ पे अगर मान लीजिए बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम लीजिए, एनएलएस, नालसार, एनयूजेएस, एनएलआईयू, एनएलयूजे, जितने भी कॉलेजेस के नाम ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिगरस पढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा रिगरस। तो आप ये सोच लीजिए कि क्या आप वो रिगर जो है वो कर पाओगे एक पर्टिकुलर फील्ड में, आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में, तो वो चीज़ जब समझ पाओगे तब ये भी सोच लेना कि उसमें 1 साल जो ना बहुत रिगरस पढ़ाई करनी पड़ेगी और डिजर्टेशन लिखना पड़ेगा। टोटल अराउंड 18 से 20,000 वर्ड का डिजर्टेशन होता है, बहुत बड़ा 60-70 पन्ने का। क्या इतनी रिसर्च कर पाओगे उस चीज़ में। तो ये चीज़ दिमाग में सोचना। और डिजर्टेशन ये नहीं कि भैया फ़ोन किया किसी को, हेलो हाँ लिख दो डिजर्टेशन, वो लिख दिया तुम्हारा डिजर्टेशन, उसको पैसा पकड़ा दिया। ऐसे नहीं चलता डिजर्टेशन, खुद लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। प्लस टर्निटिन एक ऐप होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे तुम्हारा प्लेजरिज्म भी चेक होगा कि तुमने कितना ज़्यादा इधर उधर टीप लिया है। हर एक चीज़ को सोचना, बहुत दिमाग लगा के सोचना कि क्या तुम उसमें आगे जाके एक डिजर्टेशन लिख पाओगे, एक इंटेंसिव एलएलएम कर पाओगे। और फिर भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिफ्लेक्ट अपॉन योर इंटरेस्ट इन यूजी प्रोग्राम। एक सेकेंड बस। ओके तो आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा जो आपके इंटरेस्ट हैं यूजी प्रोग्राम में। आप देख लीजिए रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे आप, अब समझिए जैसे इस चीज़ को। आप अपने यूजी प्रोग्राम में हर एक चीज़ आपने पढ़ी। अभी देखो 2 टाइप के लोग होते हैं अपने यूजी में, ठीक है। 2 टाइप के लोग कौन होते हैं अभी मैं वो भी समझाता हूँ। अगर आपको वीडियो लगे थोड़ा लंबा जा रहा है तो प्लीज़ 1.5x पे देख लीजिएगा, पर मैं समझाऊंगा हर एक चीज़ बहुत अच्छे से। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो पढ़ाई करते हैं, एक होते हैं जो मज़े करते हैं। तो दोनों टाइप के लिए हमको समझाना पड़ेगा ना यूजी प्रोग्राम में। भाई जिसने देखो पढ़ाई करी उसके लिए काम आसान है, उसने पढ़ाई करी है 5 साल, उसको पता है कि यार मेरे को कौन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। वो उन लोगों की तरह नहीं है कि एक दिन पहले गया पढ़ लिया पास हुआ तो ठीक, नहीं तो रिपीट के पैसे देकर रिपीट दे दी। वो उन लोगों की तरह नहीं है।
वो इन लोगों की तरह है, जैसा इनका जो हाल होता है कि ये लोग अच्छे से पढ़ते हैं, हर एक चीज़ को समझते हैं और फिर देखते हैं कि यार उनके अपने इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं सब्जेक्ट्स में, वो उन्हीं में, और तुम देखो वो अपने अंडर ग्रेजुएट में उसमें पेपर्स देखते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको पसंद होता है वो सब्जेक्ट, तो उनके लिए चीज़ बहुत आसान हो जाती है, उनको पता है कि उनको क्या पसंद है, तो उनको उसी में एलएलएम करना है, उसी में अपना डॉक्टरेट करना है। फॉर दीज पीपल, देखो यार तुमने अपने यूजी में तो मज़े कर लिए, पर जब तुम क्लैट पीजी जैसे सीरियस एग्जाम की तैयारी करोगे उसको क्रैक करने के लिए, तब तो मज़े नहीं करोगे ना, मज़े करोगे तो क्रैक नहीं होगा। तब तुम उसको पढ़ाई करोगे, उसकी स्टडी करोगे इंटेंसिव, और उस स्टडी में ना तुमको बहुत सब्जेक्ट मिलेंगे, जो मोस्टली सब्जेक्ट्स मिलेंगे, कई सारे उनके स्पेशलाइजेशन भी होते हैं। तो जब तुम उसको स्टडी करो तो तुम देखो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में तुमको मज़ा आ रहा है, वो एक भी हो सकता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो तुम उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन उस हिसाब से लोगे। आगे भी पॉइंट बताऊंगा किस टाइप से डिसीजन लोगे अपना। तो तुम ये देखो कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, मतलब मान लो तुम्हें कॉन्स्टी पसंद आ रहा है यार, ठीक है, तुम्हें क्रिमिनल पसंद आ रहा है कॉन्स्टी पब्लिक लॉ के अलावा, उसके अलावा तुमको और भी चीज़ें, जैसे तुम्हारा, तुमको ये समझ में आ रहा है, फ़र्ज़ करते हैं हम लोग ये कहते हैं आईपीआर बहुत समझ में आ रहा है, आईपीआर बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुम इन सब ग्राउंड्स पर डिसाइड करते हो कि मुझे क्या लेना है। तो दोनों टाइप के लोगों के लिए, एक तो भाई यूज ने यूजी कोर्स से समझ जाएगा उसको क्या करना है, कौन सा उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, कौन से वीक पॉइंट्स हैं। और फिर कुछ लोग जो भाई नहीं पढ़े हैं, मजे किए हैं अपने 5 साल, वो इस तरीके से समझ जाएंगे जब तैयारी करेंगे, क्योंकि उनको समझ में आ ही जाएगा कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। इतना हर इंसान को पसंद है, मतलब पता होता है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं। ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई तो बहुत सीरियसली करते हो तुम, जो चीज़ें बहुत रिफ्लेक्स एक्शन से भी कर जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ या कि तुम्हारी किसी की बात करूँ, तो तुमको पता होता है तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है, तुम्हें पता है तुम्हें अगर तुम्हारे पास खाली टाइम में तो क्या पढ़ना अच्छा है, किसी को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सोना अच्छा लगता है, किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, किसी को जिम जाना अच्छा लगता है, सबके अपने अपने। तो भाई अपने इंटरेस्ट ढूंढो, उस हिसाब से करो, ठीक है। अब ये पॉइंट्स तो हमने समझ लिए, आते हैं अगले चीज़ पे। अब मैं जितने भी मेजर स्पेशलाइजेशंस हैं उन सब को अच्छे से एक एक करके बारीकी से डील करूंगा, ठीक है। हर एक चीज़ को डील करूंगा, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होती है, क्या उसका एलएलएम के मतलब प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, ये आपको फिर मैं अगेन बोलूंगा। नो योर कॉलेज करके 2 पार्ट्स हैं वीडियो के, आप उसको देखिए, आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। उसके अंदर मैंने ये भी डिस्कस किया है कि क्या एक यूनिवर्सिटी का सीट मैट्रिक्स है, मैंने ये भी डिस्कस किया है, क्या उस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ रहता है। कट ऑफ यार देखो मैंने शुरू में तुमको बता दिया है, जो चीज़ें होती हैं कट ऑफ को लेकर थोड़ी चेंज हुई हैं, तो आप इस साल कट ऑफ भी अच्छे से खुद से स्टडी कर देना, वरना मैं अभी एक अलग से आपको पीपीटी बना के डालूंगा ग्रुप पे, तो इसलिए प्लीज़ ग्रुप भी ज्वाइन करिए। तो उसके अलावा मैंने हर एक चीज़ उसमें डिस्कस करी है, तो उन वीडियोस को देख के यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया कि आपको कहाँ से ही आपकी मन की स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी, कहाँ से आपको करनी है और कैसे चुनना है। अगर मान लो कहीं जगह ऑफर हो रही है तो अब मैं बताऊंगा कैसे चुनना है। चलो अब बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉ की, अ वेरी फेवरेट स्ट्रीम ऑफ पीपल हु वांट टू गो इन लॉ फर्म। अब जैसे ये किन लोगों को मैं एलएलएम करना है, किन को नहीं करना है, तो मैं बताया ही है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट लॉ की। अब जैसे कई लोग होते हैं जिनका यार अंडर ग्रेजुएट बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं होता, दे आर नॉट फ्रॉम वेरी गुड अंडर ग्रेजुएट कॉलेज। तो अब क्या होता है कि वो अपना पोस्ट ग्रेड चाहते हैं कि यार उनको एक एनएलयू मिल जाए। अब फर्स्ट करते हैं, मान लो किसी का अंडर ग्रेजुएट एमईटी लॉ स्कूल से है। अब वो सोच रहा है कि यार मैं 4th ईयर में आ गया हूँ, दिस इज द राइट टाइम, आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। 4th ईयर का दूसरा सेमेस्टर लग गया है, 8th सेमेस्टर में हूँ, आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आई शुड गिव क्लैट पीजी इन 2027, ठीक है। अब वो ये सोच के देता है पेपर। जब पेपर देता है तो वो पेपर देता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, क्या पता वो अच्छे से पेपर दे के उसको मान लो NUJS मिल गया, WB NUJS। तो अब उसकी क्या कहते हैं CV की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, तो उसके कॉर्पोरेट फॉर्म में यानी कि डायरेक्ट प्लेसमेंट लग जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वो यूजी का होता है, पर ये कह रहा हूँ तुमको काफ़ी नेटवर्किंग करने के ऑप्शन मिलेंगे, तुमको अच्छी इंटर्नशिप मिलने के चांस रहेंगे, तुमको जॉब लैंड करने में थोड़ा अच्छा एक पेडेस्टल मिल जाएगा, एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा बाकी सारे लोगों से, ठीक है। तो अब ऐसे लोगों के लिए कॉर्पोरेट लॉ एक बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी क्या कहते हैं ऑप्शन है फॉर चूजिंग स्पेशलाइजेशन, बिकॉज आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझा दिया जाता है कॉर्पोरेट लॉ होता है क्या, एंड यू बिकम अ सर्टिफाइड मास्टर। आप सर्टिफाइड मास्टर बन गए हो इस चीज़ के फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, आपके पास एक डिग्री की वैल्यू भी है, ठीक है। तो अब ऐसे रैंडम, ऐसे मान लो एमईटी से ही वो कॉर्पोरेट लॉ में LLM कर लेता, तो अब उसकी फिर क्या ही इतनी मतलब उसकी उतनी थोड़ा वैल्यू होती, इतनी एक NUJS के कॉर्पोरेट लॉ की वैल्यू होगी। तो आप समझिए डिग्री का और ब्रांड नेम का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो अब इन टाइप के इंसानों को यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ चुनना चाहिए जिनको इसमें जाना है, ठीक है। अब इसमें क्या फील्ड रहती है, मर्जर एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन वही चीज़, कंपनीज का मर्जर होता है, तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं मर्जर की। जैसे मेरा ऑनर्स कॉर्पोरेट होता है, मुझे पता है। जैसे भाई आप अगर देखिए तो मर्जर जो होता है या फिर एक्विजिशन होता है, एक्विजिशन जो होता है वो हॉस्टाइल भी होता है, वो फ्रेंडली भी होता है, कई सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जैसे बियर हग, वाइट नाइट, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो अब उस पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका टॉपिक नहीं है ये, पर हाँ इट्स अ वेरी क्या कहते हैं ग्रोइंग फील्ड। तो ये भी क्या कहते हैं बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा मर्जर एक्विजिशन। प्लस उसके अलावा आप बैंकिंग लॉ ले सकते हो उसके अंदर की, इसके अंदर भी और फील्ड्स होती हैं, लोग इन्हें डाइवर्सिफाई कर देते हैं। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड, IBC, IPC नहीं IBC, बैंक्रप्सी बी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लो कंपनी बैंकरप्ट होती हैं, तो उनके लिए क्या कहते हैं क्या कैसे उनका लिक्विडेशन होगा, कैसे उनकी
क्या कहते हैं जो लिक्विडेशन में पैसा आया किस किस में कैसे कैसे क्या कहते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपका सेक्शन 59 है, सेक्शन 56 है आईबीसी का, वाटरफॉल मैकेनिज्म, ठीक है। ये सब मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ये क्लास नहीं है इस चीज़ की, क्लास इसकी बाद में कभी चलेगी अच्छे से, जब क्लास हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। फिलहाल मैं तुमको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और सिक्योरिटी मतलब सेबी, अगर आपको लिटरली मैं एक और ऑप्शन देता हूँ, अगर आपको सेबी के लॉ ऑफिसर का एग्जाम देना है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटीज़, आपका SCRA, सेबी एक्ट, ये सब आपका बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो जाएगा। बैंकिंग, अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ में आप करते हैं अपना LLM, तो आपका सेबी लॉ ऑफिसर के मामले में आपका लॉ पोर्शन काफी हद तक कवर हो जाएगा। जरूरी नहीं है इसमें सिर्फ यही लॉ आता है, इसमें और लॉ भी आते हैं कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव, पर वो आपके यूजी से भी कवर हो जाएंगे। पर ये स्पेशलाइजेशन आपको बहुत फायदा करेगी उसमें, तो आपको वो चुनना है तो भी क्या कहते हैं आप कॉर्पोरेट चुन सकते हो। अब क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं भाई, देखो बहुत अच्छी लॉ फर्म के रोल्स मिल सकते हैं आपको और इन हाउस काउंसिल बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने एमिटी से अपना अंडर किया, फिर वो उसने अपना LLM किया ना NLS हैदराबाद से इन कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, NLS हैदराबाद से, सॉरी NLS बैंगलोर से इन कॉर्पोरेट लॉ। अब कॉर्पोरेट लॉ में जब उसने LLM किया तो फिर भाई कैंपस प्लेस में NLS पे थोड़े थोड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़े थोड़े होते हैं। पर अगर मान लो उसने अलग से भी ट्राई किया ऑफ कैंपस, तो NLS के नाम से उसको इंटर्नशिप तो बहुत आराम से मिल जाएगी। बाकी उसने अच्छे से मेहनत करी थी अपने LLM में और उसने काफ़ी हद तक चीज़ें सीखी भी थी और उसने वहाँ पे अच्छा काम किया, उसको मिल गई जॉब। तो ये क्या है, आपके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं आपको इन टाइप के रोल्स में लैंड करने की। आपको बहुत अच्छी पेमेंट्स होती हैं, लाइक आप अगर एक अच्छी फर्म में चले जाते हो आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर होती है स्टार्टिंग की, तो एक बहुत बड़ा रोल होता है ये। और चाहे इन हाउस भी जाओ तो भी आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो वो सब आपको कॉर्पोरेट लॉ में काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा उसका। उसके अलावा भाई क्या रिक्वायरमेंट है, भाई ये तो मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, ये चीज़ हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं इस स्लाइड में, पर बता दे रहा हूँ भाई, शार्प एनालिटिकल स्किल्स एंड कंफर्ट विद नंबर्स, ठीक है। देखो कॉर्पोरेट जो है उसकी दुनिया में थोड़ा क्या है कि चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। जैसे आप कॉन्स्टी पढ़ते हो, कॉन्स्टी जो पढ़ता है इंसान, कॉन्स्टी एक कहानी की तरह होता है, ठीक है। आप उसको एक तरीके से जो स्टूडेंट्स में लोग पढ़ते हैं हिस्टोरिकल स्कूल, आप एवोल्यूशन देखते हैं, ओरिजिन देखते हैं ऑफ लॉ, तो कॉन्स्टी भी काफ़ी हद तक हिस्टोरिकल स्कूल फॉलो करता है। पर हम लोग एक और टाइप का स्कूल होता है पॉजिटिव लॉ, फिर एनालिटिकल लॉ, लॉ एज इट इज। कॉन्स्टी तो लिविंग है, वो तो डेवलप होता रहता है, जैसे राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी भी ऐड हो गया केस पोटोसॉमी से, ठीक है। और भी कई सारे डायमेंशन ऐड होते जा रहे हैं क्योंकि लिविंग है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हमारा लिविंग है, ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो मतलब जी रहा है, जैसे सोसाइटी ग्रो हो रही है वो भी ग्रो रहा है। पर कॉर्पोरेट इज लॉ एज इट इज, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हर एक चीज़ आपको एकदम उसके स्ट्रिक्ट सेंस में पढ़नी है। तो बहुत ही अच्छी एनालिटिकल स्किल्स प्लस आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा नंबर्स के साथ, एज वेल एज वेरी यू शुड बी वेरी गुड विद हैविंग लाइक मेमोराइजिंग अ लॉट ऑफ सेक्शंस एंड आई वुड से रेगुलेशंस, क्योंकि रेगुलेशंस जो है कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज और बैंकिंग लॉ में डेली बेस पे आती हैं और आपको भाई मेमोराइज तो करनी पड़ेंगी। बहुत ही हार्ड हो सकता है वो, पर मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये दिमाग में रखिएगा यहाँ इस चीज़ को चुनने से पहले कि कॉर्पोरेट लॉ का LLM इट्स नॉट ईजी। ईजी तो खैर कोई भी नहीं होता, पर हाँ ये थोड़ा ज़्यादा टफ ही होता है बाकी सबसे, तो ये मन में अपने रख के रखिएगा। तो आई थिंक आई एम क्लियर विद कॉर्पोरेट लॉ। अब हम लोग आगे चलते हैं और कौन स्पेशलाइजेशन होते हैं। हाँ माई फेवरेट, नाउ विल बी डीलिंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखो ये जैसे तुम्हारा, तुमने एक चीज़ देखी होगी, देखिए एक बिस्किट जब तुम खाने जाते हो तो बहुत से फैंसी बिस्किट्स तुमको मिलते हैं, जैसे बर्बन मिलता है, मिलानो मिलता है, ओरियो मिलता है, बहुत सारे बिस्किट्स हैं जो बहुत फैंसी हैं। एक बिस्किट होता है पर जो तुमको पता है फैंसी बिल्कुल नहीं, इट्स रैंडम वनीला फ्लेवर्ड ग्लूकोज बिस्किट पार्ले जी, जो ज़मानों से चला आ रहा है पर आज भी लोग खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं उसको। तो वो क्यों? क्योंकि वो टाइम एंड टेस्टेड है, बहुत अच्छा है और सबको बहुत पसंद है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली पार्ले जी है सारे LLMs का। तो ये हमेशा से चलता आ रहा है, लाइक फ्रॉम टाइम मेमोरियल। सबसे ज़्यादा इसी में LLM की सीट्स ऑफर होती हैं और सबसे ज़्यादा इजीली जो है आपको क्या कहते हैं ये मिल भी सकता है अगर आप थोड़ी रैंक नीचे भी हो। और उसके अलावा आपको यहाँ पे वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो थोड़ा सा पढ़े भी होते हो अपने अंडरग्रेड में अच्छे से, मतलब उसी का बेस मजबूत किया जाता है उसी पे तो आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली कॉर्पोरेट से आसान भी लगेगा। आप बता देते हैं क्या पढ़ाया जाता है। अब आप ये मत समझना कि फंडामेंटल राइट्स तो मैंने पढ़ी ली हैं, वो तो मैं क्लैट के टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ तो मुझे सब आता होगा, जी नहीं। आपको ये नहीं पता होगा कैसे उनका ओरिजिन हुआ, आपको ये नहीं पता उनके पीछे की लोगों की क्या कहते हैं बेसिकली साइकी क्या थी। आपको हर एक चीज़ इनंसिएट की जाएगी इस LLM में, आपको समझाया जाएगा कैसे फॉरेन से कंपेयर करके कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया जाएगा, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जुडिशियल रिव्यू पढ़ाया जाएगा, गवर्नेंस पढ़ाया जाएगा आपको, DPSP गुड गवर्नेंस, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। अब हमने ये तो देख लिया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है क्या होता है और कैसे पढ़ाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मुझे बहुत बताने की जरूरत भी नहीं है, हालांकि आई एम कमिंग अप विद द वीडियो ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, तो बहुत अच्छा वीडियो है वो, अभी उसको देखिएगा आप, आपको समझेंगे। मैं समझाऊंगा कि बेसिकली क्लैट PG का जो हम लोग पूरे साल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे वो क्या कोर्स रहेगा, कैसे हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्स्टी को, हर एक चीज़ समझाऊंगा मैं इस वीडियो में, और क्या मटीरियल रहेगा। अब मैं बताता हूँ कौन से लोगों के लिए बेस्ट है। भाई देखो जो जुडिशरी एस्पिरेंट है, UPSC में लॉ उनका ऑप्शनल है, या फिर उनको हाई कोर्ट लिटिगेशन करना है, ठीक है, ये तो मैं कहूँगा फिर भी तुम और भी चीज़ों में कर सकते हो। बट जिनका UPSC में लॉ ऑप्शनल है और जो जुडिशरी एस्पिरेंट है
उनके लिए दिस इज द परफेक्ट थिंग। इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट, जैसे जुडिशरी के पेपर हो, चाहे वो क्लैट पीजी का पेपर हो, किसी का ये पेपर हो, आपको उसके अंदर सबसे मेजर चंक जो फॉर्म करता हुआ मिलेगा वो होगा कॉन्स्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब आपका ये इतना अच्छे से कवर हो जाएगा कि इसके क्वेश्चन तो आप गलत नहीं करने वाले हो। अब मैं ये नहीं कह रहा गलत नहीं करने वाला, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा, पर हाँ आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा जुडिशरी एस्पेक्ट में, यूपीएससी पे, खासकर यूपीएससी को तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो आप देखिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज़ होगी कॉन्स्टी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में करना। कहाँ ऑफर होता है, फिर मैं वही बोलूँगा, नो योर कॉलेज वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके साथ क्या इसमें आगे आपके वो रहते हैं कि क्या आप आगे जाके इसमें कर सकते हैं, स्कोप क्या है, करियर रोल्स क्या हैं। भाई अगर आप जुडिशरी मतलब और यूपीएससी तो एग्जाम्स हैं, उसके अलावा आप ये नहीं भी निकालते हैं, फिर आप नहीं भी इसकी तरफ जाते हैं, तो आप पॉलिसी रिसर्च में जा सकते हैं। थिंक टैंक्स होते हैं, वो आपको हायर करेंगे फॉर डूइंग रिसर्च, क्योंकि आपके पास एक अच्छे एनएलयू की डिग्री, फॉर एग्जांपल आपके पास जीएनएलयू की डिग्री है फॉर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन, तो आप जाते हो किसी पर्टिकुलर एनजीओ या थिंक टैंक में जो आपको डिसेंट इनफ पे भी कर रहा है, लाइक 50-60,000, ठीक है, और वो चाहता है उनको एक रिसर्च एसोसिएट मिल जाए जो रिसर्च भी कर दे उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, तो वो आपकी डिग्री देखेंगे, आपका स्पेशलाइजेशन देखेंगे, एंड यू विल बी ऑन अ आई वुड से हायर स्केल। आपको ज़्यादा हायर किया जाएगा बाकी सारे कंप्यूटर्स से आपके, और आपको हायरिंग के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं। तो आप पॉलिसी रिसर्च में जा सकते हो। अकेडमिया, ऑब्वियसली अकेडमिया तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन भी होता है, सरकार पे भी केस लगते हैं। जब हम लोग कॉन्स्टी का अच्छे से पढ़ेंगे तो हम इस बार क्लैट पीजी 2026 में क्वेश्चन भी आया था पब्लिक लॉ का, आर्टिकल 299, 300 कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट, जब उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो भी समझाऊंगा मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन है क्या, स्टेट और सोवरेन फंक्शंस हैं क्या, तो वो सब जो क्या कहते हैं बेसिकली एक क्या कहते हैं करियर ऑप्शन है, तो वो भी आपके पास इसके थ्रू रहता है। तो दीज थिंग्स मस्ट बी लाइक इन योर माइंड बिफोर चूजिंग स्पेशलाइजेशन। और कॉन्स्टी में ये सब सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या उसके पढ़ाया जाता है, क्या किन टाइप के लोगों को उसको लेना चाहिए, हर एक चीज़ हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं इसमें। अब हम आगे स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे कि सिर्फ ये दो स्पेशलाइजेशन नहीं होते हैं, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं, ठीक है। अब आते हैं स्पेशलाइजेशन पे और सारे। चलो चलो भाई, वो लॉ जो मुझे कुछ खासा पसंद नहीं है पर बहुतों को बहुत पसंद है, और मेरे हिसाब से मुझसे क्या लेना देना, मुझे क्या पसंद, मुझे पसंद नहीं तो क्या हुआ, मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी फेवरेट लॉ ऑफ अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, लॉट ऑफ पीपल, मतलब बहुत से लोग हैं जिनको ये बहुत ही पसंद है, क्रिमिनल सिक्योरिटी लॉ, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ क्या पढ़ाया जाएगा, दैट इज़ नीडलेस टू से। भाई आईपीसी, बीएनएस, ठीक है, सीआरपीसी, एविडेंस, तुम्हारा बीएसए, ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, ये तुमको पढ़ाया जाएगा, प्लस इसका कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस। कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस से मेरा मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे अब कंपेयर भी उनसे किया जाएगा, ये नहीं इंडिया को कंपेयर कर रहा तो नॉर्थ कोरिया से कंपेयर कर दिया जा रहा है, इंडिया को कंपेयर भी किया जाएगा तो डेमोक्रेटिक फेडरल कंट्रीज से कंपेयर करके आपको बताया जाएगा कि क्या वहाँ पे होता है, क्या हमारे यहाँ होता है। क्योंकि उनके हिसाब से भाई आप जब इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये सब पढ़ रहे हो, तो आप आगे जाके फ्यूचर में एक अच्छे वकील बनोगे, अच्छे जज बनोगे, तो आप वो इंसान बनोगे जो पेव करेगा पाथ फॉर अपकमिंग लाइक लॉज एंड अपकमिंग रूल्स इन क्रिमिनल लॉ। यू आर द फ्यूचर। तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ाई जाती है, फॉरेन के लॉ से अच्छे से पढ़ाया जाता है कि आपको समझ में आए। उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी आपको पढ़ाई जाती है, क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी, पीनोलॉजी। ये क्या होता है अब आपको लोगे, अब भाई देखो आप तो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट तो कोई हो नहीं, आप तो पोस्ट ग्रेजुएट, आपको पता ही होना चाहिए क्रिमिनोलॉजी, पर भी बता दूं मैं कि बेसिकली ये आपको पढ़ाया जाएगा कि क्राइम का जेनेसिस क्या है, जो क्रिमिनल है उसकी मेंटालिटी क्या है, ठीक है, और क्राइम से रिलेटेड जितना भी थ्योरी पार्ट है, जितना भी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी पार्ट है वो इसमें पढ़ाया जाएगा। प्लस एक चीज़ मैं लिखना यहाँ भूल गया, आपको फॉरेंसिक्स के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ाया जाएगा। फॉरेंसिक्स भी जो है इसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है क्रिमिनल सिक्योरिटी लॉ का, ठीक है। देखो सिक्योरिटी लॉ मैंने मेंशन कर दिया है, पर मोस्टली मैं क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा हूँ। सिक्योरिटी लॉ जो है वो वही होता है तुम्हारा सेबी वाला, जो कॉर्पोरेट का पार्ट होता है, सेबी, एससीआरए, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बताया था आपको। ये आपको लेना तब है अगर आपको क्या कहते हैं कॉर्पोरेट में जाना है, या फील्ड में आपको लिटिगेशन करना है, या फिर आप सेबी के ऑफिसर का एग्जाम करो, तो भी आपको ये एड कर सकता है। लेना ही लेना नहीं है, हर एक चीज़ आपको ऑब्जेक्टिवली खुद अपने दिमाग से सोचनी है। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, फैक्टर्स बताना। अब वो डिसीजन आपका होगा, मैं नहीं लूंगा आपके लिए डिसीजन, या फिर कोई आपके लिए डिसीजन लेगा, आपको खुद डिसीजन लेना है। ये नहीं मम्मी अपने डिसीजन ले लेंगे, खुद डिसीजन लो, बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं हो। अब आपकी किस बेनिफिट में, आप किस कैंप पे कहते हैं आपको बेनिफिट मिल सकता है, भाई आप ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगेन मैं कहूँगा जुडिशरी में भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप जुडिशरी की प्रैक्टिस कर तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी नहीं बोलूँगा, जुडिशरी, तो भी आपको क्या कहते हैं आपका बेसिकली क्रिमिनल लॉ तो अच्छे से कवर हो जाएगा, जो कि अनदर बहुत बड़ा पोर्शन है जुडिशल एग्जाम में। तो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया है। ह्यूमन राइट एडवोकेसी कर सकते हो, लाइक पीआईएल वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको ना इसमें हैंड्स ऑन फील्ड एक्सपीरियंस भी मिलता है कई कॉलेजेस में, वो आपको लेके जाएंगे जगहों पे, लाइक आपको अलग अलग कमीशंस में लेके जाएंगे, हो सकता है जेल का भी टूर दिलवाएं एक बार, टूर तो खैर नहीं कहेंगे उसको, बेसिकली आपको एक तरीके से सर्वे ही करवाएंगे। आपको आपकी इंटर्नशिप जो लगेगी अच्छे रिसर्च और थिंक टैंक्स में लगेगी, तो आपको सर्वे ही करवाएंगे वो लोग।
अच्छी सी जगहों पे। तो बेसिकली क्या है कि आपको क्रिमिनल लॉ बेसिकली बहुत बड़ा बेनिफिट है इसको लेने में भी, अगर आपको जुडिशरी निकालना है या आपको एक बहुत अच्छा एडवोकेट बनना है या आपको अकेडमी में जाने को। अकेडमिया में आप हर फील्ड चुन के जा सकते हो, अकेडमिया गोज विदाउट सेइंग सबके साथ है, बट इन माई ओपिनियन क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर मोर सूटेड फॉर रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, तीनों अच्छे समझाए मैंने। जो मैंने आपको रोल्स बताए, जैसे कॉर्पोरेट लॉ में आपको अगर फर्म बनाना है तो आपके लिए बहुत बड़ी एड होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अगर आपको जुडिशरी या यूपीएससी देना है, अगर आपको ट्रायल कोर्ट एडवोकेसी या फिर आपको और भी कोई चीज़ करनी है, कहते हैं लाइक आपको जुडिशरी देना है, तो आपके लिए क्रिमिनल बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। क्या पढ़ाया जाएगा वो भी बता दे रहा हूँ मैं, किस टाइप की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। सिक्योरिटी लॉ भी समझा दिया मैंने। अब आते हैं और भी जो एलएलएम ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे पास। चलो अब बात करेंगे यार इमर्जिंग फ्रंटियर्स की। देखो पहले क्या हुआ करता था ना, जो लीगल एजुकेशन थी उसके लिए मैं एक टर्म यूज करूंगा, हालांकि अभी भी थोड़ी बहुत है पर पहले से काफी चेंज हुआ है। एक टर्म होता है आर्कियाक। आर्कियाक का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है पुराना, बहुत ज्यादा पुराना, मतलब वही पुराने तरीके। हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम तो है कि जैसे जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ आज भी ऐसा, मैं चलो कोई आई एम नॉट ट्राइंग टू स्ट्राइक एनी फन और लाइक लाइक मेक दिस अ सब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, मैं इसको बस इसलिए बोलना चाहता हूँ। हॉलीडे होमवर्क, जब मैं छोटा था स्कूल में था, जब मैं अराउंड 7 साल का था 2008 में, मैं क्लास 3rd में था, हॉलीडे होमवर्क करता था। आज के भी 7 साल के बच्चे हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं। क्या पता वो जो 7 साल के बच्चे जो आज हैं वो जब मेरी उम्र के हो जाएं तब भी 7 साल के बच्चे हॉलीडे होमवर्क कर रहे हैं। अब हॉलीडे होमवर्क में वही बेसिक चीज़ें, एक फाइल खरीद लो, पंच खरीद लो, उधर से कुछ मछलियों की क्या कहते हैं या फिर चिड़ियों के नाम लिख दो, उनकी फोटो चिपका दो। अरे यार वो बच्चे कर भी नहीं रहे हैं वो काम उनके मम्मी पापा कर रहे हैं। हॉलीडे होमवर्क आप दे रहे हैं वो सरदर्द मम्मी पापा का बन जा रहा है। तो हॉलीडे होमवर्क हो चाहे कोई भी चीज़ बने, एग्जांपल ही हॉलीडे होमवर्क का। इंडिया में क्या चीज़ है कि अगर एक चीज़ चल रही है तो वो लोग ये नहीं देखते कि यार जमाना बदल रहा है, नो वी शुड लाइक एटलीस्ट ब्रिंग सम रिफॉर्म, लाइक एआई एजुकेशन देते हैं बच्चों को, कुछ चेंज करते हैं उनकी लाइफ में। नहीं, जो चल रहा है चलने दो यार, देखा जाएगा, देखा जाएगा। इंडिया का यही एटीट्यूड, देखा जाएगा। अब अगर आप देखो और भी चीज़ों में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूँ आपको, थोड़ा सा और टॉपिक है। एक चीज़ हुई थी, जैसे इंडिया में क्रिमिनल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ का जो फादर है वो और कोई नहीं, वो है लॉर्ड मैकॉले, ठीक है। लॉर्ड मैकॉले इंडिया में फादर है, इन्होंने सारी आईपीसी वगैरह सब ड्राफ्ट की थी। एक सेक्शन था आईपीसी में 377, ठीक है, अभी आईपीसी हट गई है, बीएनएस आ गई है, पर आईपीसी के टाइम से ये एक मैटर था। 377 एक सेक्शन था, उसका नाम, उसमें क्या था, अगर आप सेम सेक्स कपल्स जो होते हैं अगर वो किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होंगे तो उसको कार्नल इंटरकोर्स कहा जाएगा और 10 साल तक की सजा मिलेगी आपको, 10 ईयर्स तक की, ठीक है। ये चीज लॉर्ड मैकॉले ने बोला, आईपीसी में ड्राफ्टेड थी 1860 में, ठीक है। और क्योंकि इंग्लैंड भी तब यही हुआ था, इंग्लैंड ने ये चीज समय को देखते हुए देखा कि यार जमाना चेंज हो रहा है, वी शुड नॉट स्टिक विद दिस आर्किक थॉट ऑफ आर्ट्स और आर्किक एंड ऑर्थोडॉक्स थॉट्स। अब उन्होंने 1957 में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, एक रिपोर्ट आई थी वुल्फ एंड डेन रिपोर्ट, उसके रिकमेंडेशन पे ये चीज़ को हटा दिया कि यार सेम सेक्स जो कपल्स हैं उनको अगर हम लोग इंटरकोर्स करने से रोकेंगे, दिस इज नॉट गुड, उनके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, खत्म कर देते हैं। इंडिया में ये चीज़ कब हुई? इंडिया में ये चीज़ हुई 2018 में। सोचो उन लोगों ने ये चीज़ हम पे इम्पोज करी, एज हम लोग उनकी कॉलोनी थे, वो लोग हमारे रूलर्स थे, उन्होंने ये चीज़ समझ के कि यार ये गलत है, यहाँ पे हटा दी, और हमको ये चीज़ जबकि हमारे पे उन्होंने इम्पोज करी थी, हमें ये चीज़ समझने में, हर चीज़ को समझ के उसको सही करने में इतना ज़्यादा समय लग गया, ऑलमोस्ट 60 साल के ऊपर लग गया भाई। क्यों? मैं इससे ये साबित करना चाह रहा हूँ ये बता के कि यहाँ पे ना हर चीज़ बहुत धीमे होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिया का ट्रेडिशन बेकार है, कल्चर बेकार है, बिल्कुल नहीं मैं कह रहा ऐसी चीज़, ये सब मैं क्यों कहूँगा, मैं खुद एक इंडियन हूँ, मैं प्राउड हिंदू, मैं क्यों बोलूँगा कि भाई कल्चर बेकार है इंडिया का। मैं इतना बता रहा हूँ इंडिया में हर एक चीज़ होने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो भाई इसलिए हमारे यहाँ भी जो आर्कियाक फील्ड्स थी उनसे बढ़ के कुछ और फील्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि यार उनकी भी ग्रोथ हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि ये चीज़ें आई हैं इंडिया में। चलो फिर हम लोग आ जाते हैं उन पर बात करते हैं, बहुत थोड़ी ऑफ टॉपिक बात हो गई, आई एम सॉरी, चाहिए तो स्किप कर दीजिएगा यार, कोई ना कोई कमेंट में लिख देगा ऐसे ये टाइम करके स्किप करो, बकवास कर रहे हैं। तो अभी बात करते हैं मेन पे। जैसे अब कुछ इमर्जिंग फील्ड्स कौन सी हैं, ये देखो। सबसे इंपॉर्टेंट का तो मैं इसका नाम दूंगा यार, टेक्नोलॉजी लॉ, टेक लॉ एंड साइबर लॉ। जो टेक लॉ और साइबर लॉ है वो बहुत अच्छी फील्ड है, खासकर जब आप देख लीजिए अभी जो डीपीडीपी एक्ट आया है, डेटा प्राइवेसी वाला, और जो फिनटेक की फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है। अब मैं कैसे समझाऊं इसको आपको, मैं समझाता हूँ कैसे समझाता हूँ। जैसे आप आजकल देख रहे हो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन मार्केट, लाइक डीप फेक बन रही हैं। अरे एआई के वीडियोस इतने रियलिस्टिक बनने लगे हैं, आपको दो समझ लगा कि सच में हुआ था क्या, मतलब कोई किसी को ही किस कर ले रहा है, किसी की डीप फेक वीडियो, जैसे बहुत सारे केस हुए हैं। रश्मिका मंदाना का केस हुआ था, उसका डीप फेक बनाया था किसी ने।
एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है या आई वुड से फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है अंकुर बारिकू, उसकी आवाज़ यूज़ करके लोग रील्स बना रहे थे, उल्टी पुल्टी स्कीम्स बेच रहे थे। उसने एक जॉन डो इंजंक्शन फाइल किया। जॉन डो इंजंक्शन फाइल होता क्या है? वो होता है फॉर फाइल ऑन समवन जो जिसकी कोई पर्सनालिटी ना हो। इंजंक्शन मतलब तो समझते ही होंगे, पीजी के स्टूडेंट हैं। इंजंक्शन बेसिकली किसी को स्टॉप करने के लिए, और जॉन डो उस पर जिसकी कोई पर्सनालिटी लो, एआई की कोई पर्सनालिटी तो है नहीं। तो अब एआई एक इतना बड़ा मैटर हो गया है, एआई का रेगुलेशन, डेटा प्रिवेसी का रेगुलेशन, फिनटेक का रेगुलेशन, कि ये जो फील्ड है ये आने वाले 10 से 12 सालों में सबसे डिमांडेड फील्ड होने वाली है। अगर आपको अभी ये फील्ड मिल रही है, आई वुड से गो फॉर इट, क्योंकि आने वाले 10-12 सालों में आप इस फील्ड के लिए जाना चाहेंगे और जल्दी जल्दी भर जाया करेगी, नहीं मिलेगी। बहुत कम जगहों पे मिलती है ये, लाइक एनएलएस में मिलेगा आपको, ठीक है, एचएनएलयू में मिलेगा, एनयूजेएस में मिलेगा और एनएलयूजे में मिलेगा। कुछ एनएलयू हैं और इन सब के लिए भी अगर आपको जाना है तो 600 रैंक के अंडर ही लानी पड़ेगी, वरना नहीं मिलेंगे कॉलेज भी आपको, समझे? मैंने कलेक्टिवली बोल दिया एक। तो भाई ये फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है। उसके अलावा एनर्जी एंड एनवायरमेंट लॉ। अभी आप लोगों को सबको पता है अरावली हिल्स में क्या चल रहा है। अरावली हिल्स को काटा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ कह रहे हैं कि सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी पे इफेक्ट आ रहा है, कुछ कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक चीज़ होती है, उसके हमारे गोल्स हैं, हम लोग 1972 की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके मेंबर हैं। तो भाई सब पे डिबेट्स हो रही हैं, पर आपको खुद को पता है इन्वायरमेंट लॉ भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत ग्रोइंग फील्ड है। इस पर पहले स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं होता था हमारे यहाँ, पर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और जो कई सारी चीज़ें भी हो रही हैं, और ये इसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप समझ लीजिए इस साल अरावली हिल्स हुआ, इससे पहले एक महाराष्ट्र में केस होता है, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, कोई तो बिल्डर का केस था, उसमें भी यही चीज़ थी, पेड़ काटे जा रहे थे तो केस हो गया था। तो इन्वायरमेंट, और भाई एमसी मेहता ने तो एक रेंज ऑफ सीरीज दी है हम लोगों को केसेस की। तो मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इमर्जिंग और बहुत ही अच्छी फील्ड है। तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो फॉर एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं मैरी टाइम एंड एयर लॉ। ये आपको जीएनएलयू में मिलेगा मोस्टली, या तो फिर एमएनएलयू मुंबई में तो मिलेगा ही मिलेगा। ये भी एक बहुत नीश बेस्ड है, समझ लो। ये भी बहुत, हर कोई नहीं लेगा इसको, इसको वही लेगा जिसको उस चीज़ में अपना ग्रोथ दिख रहा हो, या फिर जो उस चीज़ में अपना काम करना चाहता हो। क्योंकि ये मैरी टाइम लॉ इज़ नॉट अ वेरी जनरल लॉ, इट्स नॉट समथिंग जो आपको पढ़ाया ही जाता है आपके अंडर ग्रेजुएट में। बट हाँ, आप जरूर से इसको पढ़ते हैं आगे जाके तो आपको समझ में आता है कि हाँ, दिस ऑल्सो वेरी गुड नीश, आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ समझ में आता है। तो यार मैरी टाइम लॉ भी एक बहुत अच्छा लॉ है, एयर लॉ बहुत अच्छा लॉ है। अब आप मुझसे पूछो कि ये होता क्या है। अरे मैरी टाइम लॉ यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेगुलेशन ऑफ सीज, यूएनसीएलओएस है इंटरनेशनल लॉ का ही पार्ट, पर उसको एक डोमेन मिला हुआ है मैरी टाइम लॉ। एयर लॉ, रेगुलेशन ऑफ एयर स्पेस, भाई हर कंट्री का अपना सोवरेंटी है, तो उसका एयर स्पेस भी तो है, उसका वाटर स्पेस भी तो है। तो उस वाटर स्पेस में कोई गलती ना करे, कोई रेगुलेशंस को ब्रीच ना करे, वो आपका काम है। बहुत पैसा है इसके लिटिगेशन में, मतलब बहुत नीच बेस पर अगर आप अपना अच्छा नाम बना लेते हो, उसके लिटिगेशन में बहुत ज़्यादा पैसा है, आई नो इट। तो आप ये भी चुन सकते हो। बस ये थोड़ा अभी ग्रो उतना तेज़ी से नहीं हो रहा है, पर हाँ मतलब बेसिकली आप जाएंगे, लोग बढ़ेंगे अच्छे अच्छे, तो ग्रो भी होगा। अभी ग्रो हो रहा है पर उतना तेज़ी से नहीं हो रहा है। पर हाँ, दिस लॉ द फर्स्ट वन, टेक्नोलॉजी एंड साइबर लॉ, भाई गजब का ग्रोथ है इसमें इस समय। तो इसमें भी आप जा सकते हो, बहुत अच्छी फील्ड्स हैं इमर्जिंग फील्ड्स, ठीक है। मैंने आपको समझाया भी क्यों जाना है, क्या है क्या नहीं। और भाई बहुत सारे ऑप्शन, आप जाके आगे प्रोफेसर भी बन सकते हो उसमें, आप इसमें आगे जाके अच्छे भाई लिटिगेटर बन सकते हो, आप पॉलिसी मेकर बन सकते हो यार, अच्छे अच्छे क्या कहते हैं थिंक टैंक्स वगैरह में जाके, अच्छे अच्छे एनजीओज में जाके आपको पे करेंगे वो लोग। और फिर आपके पास अगर वो सीवी होगी तो आप आगे भी कहीं और जा सकते हो। फर्म्स भी क्या पता इसमें प्रैक्टिस करें, उनकी फील्ड निकले और आप जाएं उसके अंदर भरें, आपका हो जाए। फर्म्स में अब बहुत सी अच्छी फर्म्स है, उसके अंदर टेक लॉ की टीम है अपनी खुद की। तो भाई सोचो समझो, ये फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी फील्ड है, इसमें भी अपना एलएलएम कर सकते हो अगर मिलती है, देन ग्रैब इट। क्योंकि जो मैंने अभी पहले ही समझाया था, अब एलएलएम भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, हर किसी का नहीं निकलेगा क्लैट पीजी, कीप इन माइंड। अब आगे आते हैं और कुछ लॉ पे। चलो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इन पे भी डिस्कस कर लिया जाए। देखो, इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। देखो ये जो फील्ड है इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, देखो अभी मैं एक टर्म बोलूंगा, शायद किसी को बुरा लग जाए। इंटरनेशनल लॉ, आई अग्री एंड आई कंप्लीटली बिलीव इज अ सॉफ्ट लॉ। सॉफ्ट लॉ मतलब देखो, जैसे इंडिया में ना कोई भी क्या कहते हैं गलत काम करे, फॉर एग्जाम्पल मणिपुर का स्टेट, ठीक है, मणिपुर के स्टेट में भी चीज़ें बदल गई थी, काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट हो गया था, इमरजेंसी लगा दी गई। उसका कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? कंट्रोल आ गया स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। ये चीज़ इंटरनेशनली नहीं हो सकती। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए रशिया में इतना भूकंप मचाया हुआ है वहाँ पे, यूक्रेन में और भी चीज़ें हैं, जैसे आप देख लीजिए ईरान का क्या कहते हैं झगड़ा हुआ इसराइल से। तो इंटरनेशनली कोई इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। वहाँ पे आप किसी के वॉर क्राइम्स को कंडेम कर सकते हो, उस पर सैंक्शन लगा सकते हो, पर आप किसी पे ये नहीं कर सकते कि आप स्टेट को पनिश कर दोगे। हर स्टेट अपना सोवरेनिटी कैरी करता है, ठीक है। तो इस वजह से इंटरनेशनल लॉ को एक सॉफ्ट लॉ कहा जाता है, क्योंकि वो इतना, आप देख लीजिए ट्रंप का जो मन करता है कर लेता है वेनेजुएला के साथ, यूएनओ कहाँ है। तो बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक सॉफ्ट लॉ है। बट क्या ये बेकार फील्ड है, यहाँ से एलएलएम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता। मैं जो मैरीटाइम लॉ के लिए ओपिनियन होल्ड करता हूँ, जो मैं एयर लॉ के लिए होल्ड करता हूँ, वो मैं इसके लिए भी होल्ड करता हूँ। इट्स अ वेरी ग्रोइंग फील्ड और बहुत अच्छी नीश बेस्ड फील्ड है। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करना चाहें, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे कॉलेज से थे जो इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड दे आर अर्निंग रियली गुड मनी। मतलब इंटरनेशनल लॉ में फर्म्स तो भी काम नहीं करती हैं, पर हाँ इंटरनेशनल लॉ की भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में। आप समझ लीजिए उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा जानने को। जैसे आप अगर आप देखते हैं, इंटरनेशनल लॉ के भी कई सारे अपने खुद के थिंक टैंक्स होते हैं। इंटरनेशनल लॉ में आप बहुत सी फैकल्टी बन सकते हो, आपको रिसर्च फील्ड में बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है, रिसर्च के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटरनेशनल लॉ में, तो वो भी आप तीनों चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब अगर बात की जाए इंटरनेशनल लॉ में क्या पढ़ाया जाएगा, भाई पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लस में प्राइवेट भी पढ़ाया जाएगा। अभी दोनों अलग होते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स को ग्लोबली गवर्न करता है, मतलब बेसिकली अगर जैसे यूएस और वेनेजुएला में जो चल रहा है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होगा। अब अगर ऐसा हो जाए कि यूएस में बैठे बैठे एक आदमी वेनेजुएला पे कुछ, वेनेजुएला की पूरी कंट्री के खिलाफ कुछ गलत करे, तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज में आ जाएगा, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, वॉर पे कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वॉर क्राइम्स वो सब भी इसी से आते हैं। जस्ट इन बेलो जस्ट एट बेलम, वॉर में कब जाना है, वॉर में क्या तुम्हारा राइट कंडक्ट होना चाहिए, वो सब भी आपको पढ़ाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, आपको सर्फेस लेवल समझाया गया होगा आपके अंडर ग्रेजुएट में। ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है, वही चीज़ जस्ट इन बेलो जेट बेलम, वॉर पे कब जाना है कब नहीं जाना है, किस कंडक्ट से आपको प्रिजन ऑफ वॉर को ट्रीट करना है, हर एक चीज़। तो ये आपके लेजिस्लेटिव वर्क और रिसर्च के लिए बहुत अच्छा रिसर्च, और अगर आपको रिसर्च में प्लस अकेडमिया में जाना है तो बहुत ही अच्छी फील्ड है इंटरनेशनल लॉ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आपको सही में इसमें इंटरेस्ट है, मैंने पहले ही बोला था इंटरेस्ट अपना देख लेना। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, भाई इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है नहीं अच्छे फैकल्टीज़ की इसमें, तो आप इसमें ज़रूर जा सकते हो। आगे भाई एनजीओ वर्क, हाँ यूएन बॉडीज़, आप यूएन बॉडीज़ में भी काम कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यूएन की जो बॉडीज़ हैं वो, अगर आपकी सीवी अच्छी, एक अच्छे कॉलेज के आपके पास एलएलएम है, एक मास और अच्छे कॉलेज की पीएचडी है ऑन इन दिस फील्ड, तो आपको वहाँ भी रिक्रूट कर सकते हैं। एज वेल एज आप एक फील्ड में जा सकते हो, वो है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। भाई बहुत कम प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, अगर आप इसको करके इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाते हो, एक अच्छे, मान लो आपने एनएलएसआईयू बैंगलोर से अपना इंटरनेशनल लॉ में आ गए थे, एलएलएम किया फर्ज करते हैं, और आप सपोज कर रहे हो सब कुछ में, और आप आगे गए इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की फील्ड्स में, आप आगे गए, आपको लोग मिले अच्छे, आपने कनेक्ट किया अच्छे से, आपके डॉट्स कनेक्ट हुए इन लोगों से, उसके बाद आपने क्या किया, आपने उस फील्ड में प्रैक्टिस करी, कुछ केसेस लिए, कुछ मैटर्स में अपना इनपुट दिया, भाई दिस फील्ड कैन लाइक लोड यू विद मनी, इतना पैसा है। और अगर भाई पैसा, मैंने भाई रूबा पहला ऐसा तो मैं बता रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट के लिए मेन होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तो ही जाना। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ऑल्सो रियली गुड फील्ड, इसमें भी आप जा सकते हो। और वही चीज़ मैं बाद में दिखाई हुई थी कि भाई बहुत ही कॉम्पिटिटिव है कुछ मामलों में, कि यहाँ पे जो है ना फर्दर स्पेशलाइजेशन चाहिए ही होता है। जैसे आप अगर इंटरनेशनल लॉ चुनते हो तो ऐसा सी नहीं है कि आप एलएलएम करके भी काम कर सकते हो, कॉर्पोरेट लॉ में एलएलएम करके भी अपना काम वहाँ पे एंड कर सकते हो फर्म ज्वाइन करके, पर इंटरनेशनल में आपको पीएचडी करनी ही पड़ेगी। तो भाई तभी जाना अगर आपको सही में इंटरेस्ट है और आप अपनी इंटरनेशनल में पीएचडी परस्यू कर सकते हो, ठीक है, तो ही जाना, वरना मत जाना। हर एक चीज़ को अपने दिमाग में सोच लेना। आगे आते हैं, अब कुछ चीज़ों पे और बात करी जाएगी। चलो यार, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इस पे बात की जाए, जो मैंने शुरू में ही बताया था। आप स्पेशलाइजेशन चूज करने के कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर और यूनिवर्सिटी की चॉइस, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो आते हैं स्पेशलाइजेशन वाले पे। चलो, जैसे पहली चीज़ तो मैंने जो बोला आपका एनएलयू फैक्टर। अब एनएलयू फैक्टर से मेरा मतलब क्या है, वही जो एग्जांपल मैंने शुरू में दिया था। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, एक बंदा है ए, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो गया मान लो क्लैट के थ्रू एनएलयू में। वो एनएलयू कौन सा तुम्हारा एनएलयू था, तुम्हारा आरजीएनयूएल, ठीक है, क्योंकि वो पंजाब का ही था, उसने उसको रखा हुआ था हाई लिस्ट पे, और उसकी रैंक ऐसी थी कि उसको आरजीएनयूएल मिल रहा था, पर टीयर वन अभी नहीं मिल रहे थे। अब उसने वैकेंसी में अप्लाई किया कि उसका सिलेक्शन हो गया जीएनएलयू, ठीक है, तो अब भाई वो फिर जीएनएलयू चला गया, ठीक है। पर अब आपको ये भी देखना पड़ेगा, हर एक चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी कि क्या वहाँ पे आपको आपके मतलब की स्पेशलाइजेशन मिल रही है कि नहीं। बहुत चीज़ें कंसीडर करनी है, स्पेशलाइजेशन कंसीडर करनी है, मतलब कि मिल रही है कि नहीं, क्योंकि आपको फिर अपनी लाइफ उसी में आगे करनी है, उसी में अपना करियर बनाना है। तो करियर तो उसी चीज़ बनाओगे ना जिसको इंटरेस्ट हो तुम्हारा, ऐसा तो है नहीं ऐसी चीज़ में करियर बना लो जिसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भाई फैकल्टी की क्या एक्सपर्टाइज है, ठीक है, फैकल्टी एक्सपर्टाइज जरूर देख लेना। फैकल्टी में कोई तुम्हारी मतलब कैसी फैकल्टी है वहाँ पे, अच्छी है बुरी है, हर एक चीज़ को ध्यान देख लेना। कि भाई देखो, लोगों से रिव्यू ले लो। हालांकि लेवल अप पे हम लोग बहुत जल्दी टेस्टिमोनियल्स लाने वाले हैं, अलग अलग लोगों के, अलग अलग कॉलेज के, अलग अलग फील्ड्स के, अलग अलग एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के। वो भी आप ट्यून इन करिए, ग्रुप पे ज्वाइन करिए, ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, आपको समझ मिलेगा। पर फिर भी आप एक बार देख लीजिए लोगों के टेस्टिमोनियल्स, फैकल्टीज अच्छी हैं कि नहीं, कि आपको दूर से दिख रही होती है ना चीज़, अगर कोई चमकती हो जरूरी नहीं हो सोना ही हो। आप एक बार हर चीज़ ड्यू डिलिजेंस अपनी तरफ से कर लीजिए। उसके अलावा भाई प्लेसमेंट सेल, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है, तो ज़रूरी है कि फिर आपके लिए आरजीएनएल से बेटर जीएनएलयू रहेगा, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको अभी प्लेसमेंट सेल नया नया बना है हालांकि, पर है तो यहाँ पे तो है ही नहीं अभी। आपको हालांकि डिग्री की वैल्यू मिलेगी, आप बाहर जाकर प्लेसमेंट ले सकते हो, पर
जीएनएलयू आपके लिए एफर्ट्स भी हर बार डालेगा एलएलएम प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत क्या है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट एनएलयू कौन सा है, ठीक है। एनएलयू में मेरा मतलब स्पेशलाइजेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फिर फैकल्टी एक्सपीरियंस और टेस्टिमोनियल्स कैसे हैं, फिर आखिरी प्लेसमेंट वगैरह कैसे। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आपके लिए ये चीज़ बेकार है, समझे। तो इससे हम लोगों ने ये समझ लिया कि क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं। और आगे आते हैं भाई, अदर फैक्टर्स टू कंसिडर। ये लास्ट स्लाइड है, इसको पढ़ के हम अच्छे से समझ जाएंगे अदर फैक्टर्स क्या हैं। भाई देखो, मैंने बताया था अंडर ग्रेजुएट वाला, उसको फिर अच्छे से देखो। एक और चीज़, स्कोरिंग स्ट्रेंथ। जैसे आपने क्लैट पीजी का पेपर दिया, ठीक है, 2026 में, या अभी चलो अगले की बात करते हैं। मान लो आपने 2027 में क्लैट पीजी का पेपर दिया, कट ऑफ इस बार थोड़ी हायर साइड पे गई है और लिस्ट भी जल्दी क्लोज हो रही है, पर अगर हम लोग नॉर्मल भी रखते हैं, मान लीजिए आपके नंबर आए 75, ठीक है, पेपर थोड़ा टफ साइड था, नंबर आया 75, रैंक आई 200, ठीक है। अब इस रैंक पे आपको अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे भाई, आपको क्या कहते हैं वैकेंसी में नालसार मिल सकता है, बाकी NLIU, NLUJ, NUJS सभी मिल सकते हैं, ठीक है। अब आपने एक चीज़ जब देखी तो आपने देखा है 75 में, क्योंकि भाई पेपर तो आपने देखा, एनालाइज भी किया ही होगा बाद में आराम से आके जब आंसर मिलाएंगे, आपने देखा कि यार आपने कॉन्स्टी जो है वो बहुत कम गलत किया है और आपने इंटरनेशनल लॉ उसको बहुत गलत किया है। तो ये भी आपका एक फैक्टर बन सकता है। अगर आप अच्छे से स्कोर कॉन्स्टी में कर रहे हैं, आपको पढ़ने में मजा कॉन्स्टी आ रहा है, तो आप कॉन्स्टी चुनिए, इंटरनेशनल मत चुनिए जस्ट बिकॉज फैक्टर्स देख लिए। आप ये भी देखिए आपको क्या पढ़ने में मजा आ रहा है, क्योंकि यार देखो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स चीज़ में बोलने वाला हूँ, पर मेरे हिसाब से अब आप उस स्टेज ऑफ लाइफ में नहीं है कि आप जाके अपनी लाइफ को एक और शॉट दें और हर चीज़ नई नई सीखें। आपको वो करना है, आपको जो आपका अच्छा है आपको उसमें एक्सपर्टाइज पानी है और बेस्ट से बेस्ट जॉब लैंड करनी है, समझे। आप पीजी के कैंडिडेट हैं, यूजी के कैंडिडेट नहीं कि मैं कहूँ बेटा जाओ सीख लो। आपको ये चीज़ करनी है, आपको देखना है कि आपका क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर सप्लाई एंड डिमांड, भाई मार्केट में किस चीज़ की सप्लाई और डिमांड बेसिकली ज़्यादा चल रही है। अगर आप देखिए कि मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है एआई, तो टेक्नोलॉजी लो, बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप देखते हैं कि मार्केट में अचानक से तुम देखते हो फिनटेक बहुत बूम कर रहा है, फिनटेक नहीं तो तुम देखते हो कि यार आईपीआर का बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, बहुत केस हो रहे हैं आईपीआर के, तो तुम आईपीआर भी चुन सकते हो। कॉर्पोरेट मर्जर एक्विजिशन बहुत अच्छा कर रहा है, तुम वो चुन सकते हो। इसके लिए वो क्या करना पड़ेगा, सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा, लीगल अपडेट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या चल रहा है दुनिया में। एक जगह स्टैटिक बैठे रहोगे कुछ नहीं होने वाला, और लीगल अपडेट्स पढ़ने तो कहाँ जाना है, लेवल अप के टेलीग्राम ग्रुप पे, समझे। आगे आते हैं भाई, बिल्कुल जो मैंने शुरू में बोला था, सब्जेक्ट वही चुनो जहाँ पे अगले 30 साल तुम काम कर सको, वरना कोई पॉइंट नहीं है, समझे। ऐसे सब्जेक्ट चुना करो जहाँ पे 30 साल काम कर सको, ठीक है, और डिसर्टेशन भी आराम से बना सको। डिसर्टेशन वगैरह और सब्जेक्ट का सारा काम तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। बहुत बार बोल रहा हूँ ये चीज़, पर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। हर एक चीज़ दिमाग में रख लो कि तुम कहाँ पे काम कर सकते हो, किस चीज़ में फोकस करते हो। मैंने कंक्लूड किया है तुमको फैक्टर्स जो है कहते हैं कंसिडर करने, कंक्लूजिंग फैक्टर्स हैं सारे, ठीक है। आप समझ में आ ही गया होगा कैसे स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, कैसे LLM में आपको आगे जाना है। तो फाइनली आई विल एंड दिस वीडियो। कोई भी चीज़ अगर मिस हुई हो तो बताना। अब की बार जो नया वीडियो कभी बनाऊंगा उसमें ध्यान रखूंगा क्या मेरे में गलती हुई, मिस कर दिया जो मैंने। लास्टली आई विल अगेन लाइक टू टेल, प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप लेवल अप क्लैट पीजी। आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेंगे, डेली स्टडी मटेरियल मिलेगा, सारे PPTs मिलेंगे, एज वेल एज जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, और सारे क्वेश्चंस ऑफ द डे एंड क्वेश्चंस ऑफ द वीक प्लस फ्री मॉक्स एंड गाइडेंस आपको यहीं मिलेगा। सो प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड। वेलकम टू क्लैट पीजी कम्युनिटी। अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है और अगर नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू लेवल अप क्लैट पीजी। थैंक यू।